इज़ नेहा राजपूत। आई होप आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी जो कि मैंने डेविड कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी की बनाई थी। आज मैं डिस्कस करूँगी 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस उनके बारे में। ऐसे ही मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 एग्ज़ाम थे जिन्हें लिखा हुआ है, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप ये ज़रूर कर लेना, मतलब ये स्किप नहीं होने चाहिए। ये इनमें सब मिक्स करके कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं चीज़ें। जो बेसिक है वो तो आपको कर ही लेना चाहिए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के बारे में। देखो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं जो कि आपको कंक्रीट वे में नहीं दिखाई दे रही हैं चीज़ें। अब आपको माइंड में कंसेप्ट है आपके, और उन्हीं को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। देखो, ये है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अब इसके अंदर आ जाएगा, जैसे अगर मैं बोल दूँ यदि अगर आप पीएम बन जाए इंडिया के तो आप क्या करोगे। तो इसमें इफ़ वाले क्वेश्चन आते हैं, सपोज इस तरीके की, मतलब कंडीशन लगा देते हैं हम। कंडीशनल सेंटेंस भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें आया था प्रॉपर स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे दीज क्वेश्चंस अलाउ स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द अवेलेबल डाटा, मतलब जो अवेलेबल डाटा आपके पास है उससे भी परे आपको सोचना है, उससे भी दूर तक आपको सोचना है। एंड सिंथेसाइज दैम विद देयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, और जो भी डाटा है उसके साथ आपको और कैरेक्टरिस्टिक जोड़ने हैं कि अच्छा ये भी इसमें आ सकता है, और फिर सोचना है। इसके एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इफ़ यू वर द मैनेजर ऑफ द बैंक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही हैं जो कि आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अब जो हम करेंगे वो हो जाएगा इमोशंस के बारे में, कि इमोशंस जो हैं, इमोशन सर्व एज द मोटिव ऑफ आवर बिहेवियर, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा होगा ये इमोशंस बहुत ज़्यादा तय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गुस्से में हैं तो आप चिड़चिड़ा बिहेव करेंगे, है ना। तो एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा इमोशनल डेप्रिवेशन लीड्स टू पर्सनैलिटी इम्पेयरमेंट। अगर आपके मतलब आप इमोशनली डेवलप्ड नहीं हुए हैं सही से, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने देता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या आता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी मैंने ये हाईलाइट कर लिए थे कि कहीं ना कहीं कुछ भी छूट ना जाए। जैसे इसके अंदर लुक भी आ जाएगा, ड्रेस भी आ जाएगा, टॉक भी आ जाएगा, वॉक भी आएगा, एक्ट मतलब बिहेवियर, ये भी आपके पर्सनैलिटी में आ जाएगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन आ गया है। ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो है नाम वो क्या है, दूसरा वो है कस्टमरी एजुकेशन या फिर कन्वेंशनल एजुकेशन। कन्वेंशनल मेथड भी आपने सुना होगा, है ना। तो कन्वेंशनल मेथड और कन्वेंशनल मतलब जो कि परंपरागत है, जो कि पहले से ही चली आ रही है, उसे कस्टमरी एजुकेशन भी बोला जाता है। तो कस्टमरी एक नया वर्ड था, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वो आ जाएगा 1835 लॉर्ड बेंटिंग। इसमें पर्सियन वॉज अबॉलिस्ड अ कोर्ट लैंग्वेज। तो पर्सियन को अबॉलिस्ट करा गया था, ये ईयर पूछा गया था प्रॉपर। तो 1835 में, और उस टाइम पर गवर्नर कौन था, लॉर्ड बेंटिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब। ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशंस रिक्वायरिंग ऑफ नोइंग। देखो, आप नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब कोई आइडिया वगैरह। तो नॉलेज इस पर इस तरीके से एक्सप्रेस करी जाती है। तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या कोई चीज़ सच है या झूठ है। अगर कोई चीज़ सच है, अगर उसे नॉलेज मान लिया गया है कि आप उसे जानते हो, तो उसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, जो प्रोपोजिशन है, जो भी आइडिया है, मस्ट बी ट्रू, वो सच होना चाहिए। वी बिलीव दैट अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, और हम ये विश्वास भी रखते हैं कि जो हमारा प्रोपोजिशन है
वो सच है। और देर इज़ नेसेसिटी फॉर एविडेंस और अ रीज़न टू बिलीव अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू। और उसके पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों सच है। जैसे कि गर्म लगने पर आपको क्या पेन होता है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो आपके टेम्परेचर से, आपकी बॉडी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर चला गया है। आया समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन रटने वाला आ गया है। स्टेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें कि बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर याद कर लेना है हमें। फर्स्ट हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम क्या ही सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा आ जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। थर्ड में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। फोर्थ इवेल्युएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड की 4 स्टेजेस हैं, याद रख लेना। इस तरीके से, जैसे ह्यूरिस्टिक खोज विधि बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी को नहीं पता है तो हर जगह 4, जैसे 4 दिशाएं, 4 दीवारी, तो ह्यूरिस्टिक मेथड की भी 4 हमारी स्टेजेस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएगा लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद पर्सन्स आइडेंटिटी। मतलब जो पर्सन की आइडेंटिटी है वो क्या है? लैंग्वेज उसे डिफाइन करती है कि लैंग्वेज जैसी होगी पर्सन की, कहीं ना कहीं पर्सन के बारे में उससे पता चल जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अ पर्सन्स लैंग्वेज रिफर्स टू विच क्लास ऑफ पीपल ही लीव्स विद। मतलब वो किन लोगों के साथ रह रहा है इसका पता चल जाएगा उसकी भाषा से। लैंग्वेज इज अ डिसिसिव फैक्टर इन मेंटेनिंग द क्लास हिरार्की। क्लास हिरार्की का मतलब है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वर्क चलता आ रहा है। जैसे अगर हम बोल दें कि हमें पता है तमिल एक अलग भाषा है, अगर भोजपुरी एक अलग भाषा है, तो आपकी भाषा एक बड़ा फैक्टर होती है जिससे कि आपको पता चल जाता है ये किस हिरार्की का है। ठीक है, अब देखिए हमने कल ही कोल्ब की थ्योरी पढ़ी है और आज ही कोल्ब के क्वेश्चन आ गए हैं। तो कोल्ब, सॉरी, ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कोल्ब, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। इसके अंदर आ गया है, फर्स्ट आ जाएगा, एक तो अकोमोडेशन जो स्टाइल है उसका दूसरा भी नाम है हार्मोनाइजेशन। तो आपको वो याद रहना चाहिए क्योंकि उसमें अकोमोडेशन नहीं था, हार्मोनाइजेशन था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सी चीज़ें अकोमोडेशन में नहीं होंगी या फिर हार्मोनाइजेशन में नहीं होगी कोल्ब के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन इंट्यूशन रेदर देन लॉजिक। ये इंट्यूशन पर बेस करते हैं, लॉजिक पर नहीं। कि जैसे मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया था कल भी, कि मुझे आज लग रहा है बारिश आएगी, कोई लॉजिक नहीं है मेरे अंदर इसके लिए, बस मुझे लग रहा है इसीलिए बारिश आएगी। Learners use the analysis of other and prefer to adopt practical experimental approaches। जो लर्नर है वो दूसरों का एनालिसिस वो करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो प्रिफर करते हैं प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को। किसके अंदर? एकोमोडेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट आ जाएगा लर्नर लाइक टू वर्क इन ग्रुप टू कंप्लीट टास्क। मतलब वो ग्रुप वर्क, यहाँ पर ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है, तो ये ग्रुप वर्क आ जाएगा यहाँ पर, कि ग्रुप वर्क को वो क्या करते हैं, प्रीफर देते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है उनकी। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्ट्रेटजीज इंक्लूड इन कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट। जो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट है उसमें कौन कौन सी रणनीतियाँ लाई जा सकती है। फर्स्ट आ जाएगा ओरल डिस्कशन, है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन में हम एक्टिव रहते हैं तो ओरल डिस्कशन में एक्चुअली हम एक्टिव ही रहेंगे। माइंड मैपिंग, माइंड मैप अगेन हम एक्टिव हो रहे हैं, है ना। प्री टेस्ट आ जाएगा। प्री टेस्ट जैसे हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं तो उसमें प्री टेस्ट आ जाएगा। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फिर
form a part of the assessment in लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग. अगर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है असेसमेंट में तो उसमें क्या क्या पार्ट होंगे? पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ कोर्स हो जाएगा, इंटीग्रेटेड असेसमेंट ऑफ कोर्स हो जाएगा, मतलब सभी चीज़ों का असेसमेंट एक तरीके से इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत. थर्ड वन इज स्टूडेंट एंड टीचर्स एग्री ऑन फीडबैक टाइम फ्रेम, मतलब उन्हें फीडबैक मिलेगा, उन्हें पता चलेगा कि वो क्या, उनके अंदर क्या कमी है, कितना उन्होंने इम्प्रूव किया है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा सिलेबस बेस्ड लर्निंग. ये भी एक अच्छा पॉइंट है, सिलेबस बेस्ड लर्निंग. सिलेबस बेस्ड लर्निंग में बच्चे को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, सिलेबस को महत्वपूर्ण समझा जाता है और ये समझा जाता है सब एक ही गति में सीख लेंगे और एक ही तरीके से सीख लेंगे. ठीक है. तो सिलेबस बेस्ड लर्निंग, it is assumed that the ability level of all the children in the class is the same. समझ में आ गया. नेक्स्ट आ जाएगा 13 प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग. अब देखिए प्रिंसिपल मतलब पहले इसमें क्या आ जाएंगे, सिद्धांत क्या क्या है डिस्कवरी मेथड के. तो फर्स्ट आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी अगर खोज करनी है, किसी खोज विधि का प्रयोग कर रहे हैं आप. लॉजिकल थिंकिंग, आपको सोचना पड़ेगा तो दिमाग लगेगा. पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, मतलब आपको उद्देश्यपूर्ण अनुभव, मतलब आप सोचेंगे ना कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. डिस्कवरी फॉर, आपको फॉर अल्टरनेटिव्स, अगर किसी एक तरीके से कुछ नहीं आपको मिल पा रहा है जो आप चाह रहे हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा उसका. समझ में आया. नॉन टू अननोन, आप जानते, आपने जो भी आप जानते हैं उससे जो आप नहीं जानते उस तक पहुंचने का रास्ता तय करना है. समझ में आ गया. नेक्स्ट प्रिज्म के बारे में देखिए, ये भी क्वेश्चन आया था, ये मैथ्स की पैडागोजी इंक्लूड हो जाती है तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं NIOS से. तो प्रिज्म में आता है कि इसके बेसिकली ऊपर और नीचे जो दो फेसेस होते हैं उन्हें टॉप और बॉटम कहा जाता है और टॉप और बॉटम को बेसिस के नाम से जाना जाता है. और जो रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे वो ऐसे सीधे, मतलब परपेंडिकुलर बनाएंगे वो. समझ में आया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो इसके अंदर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है, हाँ ये बहुत अलग, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, खैर मैंने पढ़ा हुआ था ये वाला पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भाई हाँ अलग से पूछा हुआ है. स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेस मोरल जजमेंट, इसकी कितनी स्टेजेस हैं? इसकी 2 स्टेजेस हैं, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस. अगर हम मोरल थ्योरी की बात करें तो हम कोलबर्ग के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले पियाजे ने दी हुई है हमें वो थ्योरी, और हमें पहले जीन पियाजे की ही पढ़नी चाहिए फिर उसके बाद हमें कोलबर्ग की पढ़नी चाहिए. अगर आपको ये दोनों थ्योरी जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब. नेक्स्ट आ जाएगा द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो भी मिरर की रिफ्लेक्शन होती है वही ज्योमेट्री में जो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है वो दोनों सेम है. नेक्स्ट आ जाता है पोस्टुलेट ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के पोस्टुलेट क्या क्या हैं? ठीक है, मतलब एक तरीके से नियम लगा लो कि पोस्टुलेट, ये 9th क्लास का टॉपिक है. तो पोस्टुलेट, एक्सियम्स, ये सब कुछ दिए हुए हैं. तो ईच लाइन इज़ अ सेट ऑफ प्लेन डॉट्स, मतलब हर एक लाइन में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट. ठीक है. सेकेंड, यदि 2 समतल प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका प्रतिच्छेदन एक सीधी रेखा है. इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे 2 दीवारें हैं, है ना, समतल ही है, वो प्लेन है, वो जब भी इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पर वो टकराएंगी वहाँ एक सीधी लाइन बनाएंगी. नेक्स्ट देखिए, अ लाइन ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट इन अ प्लेन. इसका भी एग्जाम्पल है, जिससे अगर किसी भी कागज़ पर A और B लिखकर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है तो वो उसी कागज़ पर रहेगी. तो इज़ ऑल्सो कंटेन इन द प्लेन. अ प्लेन कंटेन्स एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो जो एक प्लेन होता है उसमें नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा मैट्रिक सिस्टम. ये भी अच्छा है.
मैट्रिक सिस्टम के बारे में जो दिया हुआ है, ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र अडोप्टेड बाय इंडिया इन 1956, मतलब 1956 में हमने ये अडोप्ट करा था। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, मीटर, लीटर, ग्राम, ये सारी चीज़ें। तो एक ब्रिटिश इम्पेरियल सिस्टम भी है जिसमें वो फुट, पाउंड, सेकंड इसका यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अब मीटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन में आया था। मीटर मेट्रोन से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है मेज़र। नेक्स्ट आ जाएगा मेट्रिक एंड इम्पीरियल सिस्टम टाइप ऑफ मेज़रमेंट। इसके दो टाइप हैं, बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक यूनिट का मतलब जो कि बेस है, जो कहीं से ली नहीं गई, जैसे मीटर, किलोग्राम। पर डिराइव्ड जो कि कहीं से ली गई है, डिराइव, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन से बनी है, जैसे किलोग्राम, मीटर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो सेल्फ क्वेश्चन है वो हम क्यों पूछते हैं, किस आधार पर? तो फर्स्ट आएगा प्रोनाउंसिएशन के बेस पर, सेकंड आ जाएगा स्ट्रेस के बेस पर, ठीक है। हम कई बार अपने आप से भी क्वेश्चन करते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट वाले, ये आ जाएंगे वो। नेक्स्ट देखते हैं रिव्यू, जो रिव्यू है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने हैं। समराइज टू टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट को समराइज करना है तो हम रिव्यू करते हैं। अगर होमवर्क को मतलब सेटिंग अप होमवर्क की सेटिंग अप के लिए भी करते हैं। रिव्यू, क्रिटिसाइज और प्रेज द वर्क ऑफ समवन, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल इवेल्युएशन। किसी ने कैसा काम करा है उसे अच्छा बुरा बताते हैं हम, मतलब उसकी तारीफ़ करेंगे या फिर उसे क्रिटिसाइज करेंगे, तो इसे क्रिटिकल इवेल्युएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इट इज़ जनरली रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये जो लिखा जाता है स्पेसिफिकली एक ग्रुप के लिए भी लिखा जा सकता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग है, तो आप ये देख लीजिएगा, मिस ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये वाला नहीं हो सकता, बट हाँ वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। साइकोलॉजी तो है ही थोड़ी सी डिफरेंट। इट इज़ जनरली रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है उसके लिए भी रिव्यू लिखा जा सकता है। तो रिव्यू के बारे में ये सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इंफॉर्मेशन गैप। इंफॉर्मेशन गैप का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैप होता है जब किसी भी ग्रुप को, हाँ इंफॉर्मेशन गैप ग्रुप में की जा सकती है, पेयर में की जा सकती है, इंडिविजुअली की जा सकती है। तो कुछ भी जहाँ पर आपको कुछ जानना है वो स्पेस एम्प्टी छोड़ दिया जाता है ताकि वो ग्रुप उसे फिल करे, ये होता है इंफॉर्मेशन गैप। ये देखिए, अब मैं इसके बारे में पढ़ देती हूँ, रीड आउट करूँगी। इंफॉर्मेशन it is speaking activity which is carried out in pairs or groups and often involve people asking and answering question. They need to complete a task and need to talk to each other to find it. समझ में आया? वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा। ये होता है इंफॉर्मेशन गैप। नेक्स्ट आ जाएगा अच्छा, अ लिसनिंग लेसन कैन बी डिराइव्ड इनटू 3 लेसन। लिसनिंग लेसन जो है वो 3 लेसन में दिया जा सकता है। ये मैं कल प्रोवाइड कराऊंगी आपको, पर मैं आज इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये होता है एक तो प्री लिसनिंग, एक होता है वाइल लिसनिंग, एक होता है आफ्टर लिसनिंग। ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आप इन्हें सुने और इनके नोट्स भी आप निकलवा सकते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए। जो भी आपको समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।